अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दिल का जो अटैक है आप उससे कैसे बच सकते हैं। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले आप ये थोड़ा सा जानें कि दिल का अटैक होता क्यों है, कैसे है। जो हमारा हार्ट है उसका बुनियादी जो काम है वो ये है कि वो खून को पंप करता है। जब वो खून को पंप करता है, पूरे जिस्म में भेजता है, तो जिस्म के हर सेल के पास, हर टिश्यू के पास वो ऑक्सीजन को भेजता है इस खून के अंदर, और न्यूट्रिशन यानी एनर्जी को भेजता है। तो ये इसका बुनियादी काम है और इसके लिए ये मुसलसल पंप करता है, मुसलसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, मुसलसल ये धड़कता है। चाहे आप सो रहे हों, रो रहे हों, आप खाना खा रहे हों, आप भूखे हों, जो भी, जिस दिन आप पैदा होते हैं, ज़ाहिर है उससे पहले से धड़कना शुरू हो जाता है, लेकिन पैदाइश से लेकर आखिर दिन तक ये धड़कता है और मुसलसल ये काम करता है। जब ये काम करता है तो इसके मसल्स होते हैं, हार्ट मसल्स, कार्डिक मसल्स उनको हम कहते हैं। तो वो जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो पुश करते हैं खून को पूरे जिस्म की तरफ। तो इस अमल के लिए उनको खुद ऑक्सीजन चाहिए होती है, उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, उनको एनर्जी चाहिए होती है, उनको खुराक चाहिए होती है। अब अगर खून जो है, बजरिया खून, दिल जिस्म के हर हिस्से तक ये चीज़ें भेजता है, तो अपने पट्ठों तक, अपने मसल्स तक भी भेजता है। जिन नालियों के ज़रिए भेजता है उनको हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरीज। जो बच्चों की पेंसिल होती है, घरों में आपके बच्चे जो हैं उनकी पेंसिल्स होती हैं जिससे वो काम कर रहे होते हैं स्कूल का, तो उसके साइज़ के बराबर आप कह सकते हैं कि ये खून की नालियाँ होती हैं, कोरोनरी आर्टरीज। ये तीन होती हैं बड़ी। एक को हम कहते हैं राइट कोरोनरी आर्टरी, और एक होती है लेफ्ट मेन स्टेम होता है, उससे फिर दो निकलती हैं जिसको लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स कहते हैं। अब ये जो तीन खून की नालियां हैं, जो कोरोनरी आर्टरीज हैं, ये खून देती हैं और बड़ा अच्छा काम चल रहा होता है। 20-30 साल तक हैप्पी हर चीज़ चल रही होती है। लेकिन फिर एक मसला बनना शुरू हो जाता है कि खून की इन नालियों में दो चीज़ें जमा होना शुरू हो जाती हैं। एक को हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल, जो अक्सर ये हम गोश्त वगैरह खाते हैं, एनिमल फूड्स जो होता है, अंडे खाते हैं, दूध वगैरह, उसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। और एक चीज़ होती है जिसको हम ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं। ट्राइग्लिसराइड किस में होते हैं? ये जो ऑयल होता है, घी होता है और तेल जितने भी होते हैं, तो इनके अंदर ट्राइग्लिसराइड होता है। अब ये दो चीज़ें जब जमना शुरू हो जाएं तो फिर एक टाइम आता है कि ये खून की नालियाँ थी, इनमें रुकावट आ जाती है। जब तक 70 से 80% तक रुकावट नहीं होती तो गुजारा चल रहा होता है। लेकिन फिर एक टाइम आता है कि जब ये रुकावट इतनी ज़्यादा 70 से ऊपर हो जाए तो इसको हम कहते हैं क्रिटिकल स्टीनोसिस। फिर लोगों को काम करते हुए हार्ट अटैक होता है, जिसे अंजाइना कहते हैं, अनस्टेबल अंजाइना। और बाज़ का जब ये 100% रुकावट हो जाती है तो फिर बैठे बैठे भी बड़ा दिल का अटैक होता है, जिसको हम ST एलिवेशन MI कहते हैं, जो बहुत ख़तरनाक होता है। अब जो मैंने बात की कि ये जो 70% से ज़्यादा जब क्लॉट रास्ते को बंद कर देता है तो फिर मसला शुरू हो सकता है और 100% पे जाके तो लाजमी हो जाता है। लेकिन ज़रा कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि ये रातों रात नहीं मसला बनता। इसमें कह लें कि 10-15 साल लगते हैं कि अगर आपके अंदर कुछ रिस्क फैक्टर हैं जिसका आगे जाके मैं जिक्र कर देता हूँ, तो उसके बाद आपके अंदर ये क्लॉटिंग शुरू होती है। और 50% से ज़्यादा जब खून की नाली में रुकावट आना शुरू हो जाए, क्लॉट बनना शुरू हो जाए, फिर किसी भी वक्त डर होता है कि ये अगर फट जाए, ये क्लॉट, ये रप्चर हो जाए, जो खून की नाली के अंदर लोथड़ा जमा पड़ा है, तो फिर वो वहाँ पे प्लेटलेट रुकते हैं और वो रुक के एक ऐसा बड़ा क्लॉट बना देते हैं कि अचानक ही 100% जो है रुकावट पैदा हो जाती है, 100% जो है स्टीनोसिस हो जाती है, जिससे खून रुक जाता है और बड़ा दिल का अटैक होता है। इसलिए ये कहना कि किसको किस वक्त अटैक होगा ज़रा मुश्किल होता है। बाज़ लोग 90% रुकावट के साथ भी गुजारा कर रहे होते हैं और बाज़ लोगों का 50% रुकावट आती है तो उसके बाद फौरी तौर पर ये रप्चर करता है और उसके बाद ये मसला बन जाता है। देखें, खून की अगर छोटी किसी नाली में, क्योंकि ये जो तीन खून की मैंने नालियाँ आपको बताई हैं, कोरोनरी आर्टरीज, इनके आगे छोटी छोटी ब्रांचेज होती हैं, शाखें होती हैं। अगर तो किसी छोटी में क्लॉट जाएगा तो उससे जो आगे पट्ठा मुतासर होगा, यानी दिल का जो मसल मुतासर होगा, मायोकार्डियम मुतासर होगी, मायो मसल को कहते हैं, कार्डियम हार्ट को कहते हैं, तो वो कम होगा तो आपको शायद पता भी ना चले। लेकिन अगर किसी बड़ी खून की नाली में क्लॉट आ जाएगा तो बड़े हिस्से को जो खून वो पहुंचा रही थी आपके दिल के पट्टे को, तो वो सारा डेड हो जाएगा। तो उस सूरत में फिर बड़ा अटैक होता है। तो ये दो चीज़ें होती हैं। छोटा अटैक हो तो ज़िंदगी बच जाती है, बड़ा अटैक अचानक हो जाए, बड़ा जो हार्ट का मसल है वो इन्वॉल्व हो जाए, वो उसको ख़राबी पहुंचे, तो अचानक फिर मौत होने के या डेथ के भी चांसेस हो सकते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि अगर मामलात इस तरह के हैं तो क्या हम वक्त से पहले ये जान सकते हैं कि हमारी खून की जो नालियाँ हैं, कोरोनरी आर्टरीज हैं, उसमें कोई क्लॉट पड़ा है? एक बेहतरीन टेस्ट है जिसको हम सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी कहते हैं। CT स्कैन जो होता है वो एक्सरे की टेक्निक होती है। एक्सरे से ज़्यादा शुआएं किसी हद तक इसमें होती हैं। कोरोनरी तो आपको पता चल गया कि खून की वो नालियाँ जो दिल के पट्ठों को देती हैं खून। एंजियो कहते हैं हम खून की नाली को, और ग्राफी तस्वीर को, यानी CT कोरोनरी एंजियोग्राफ 5 से 10 मिनट का एक ऐसा टेस्ट है कि जिससे के ज़रिए ये बताया जा सकता है कि आपकी खून की नालियों में
छोटा, बड़ा, दरमियाने साइज़ का या कोई क्लॉट तो नहीं है। तो ये बड़ा अच्छा टेस्ट है। सिर्फ ख्याल क्या रखना होता है कि शुआएँ हैं तो बहुत ज़्यादा बार बार नहीं करना चाहिए। 10 साल बाद हम कहते हैं आप रिपीट करवा लें। इसके बाद गुर्दों का टेस्ट आपको होता है, गुर्दे नॉर्मल होने चाहिए, क्योंकि इस दौरान एक दूध या टीका हम लगाते हैं जिसको कंट्रास्ट इंजेक्शन कहते हैं, तो उसने गुर्दों से निकलना होता है। तो वो लोग जिनके गुर्दे ख़राब हों या कमज़ोर हों तो उनको फिर ये टेस्ट हम नहीं करेंगे, क्योंकि लोग समझते हैं कि ECG ही एक टेस्ट है। देखें, ECG का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उस वक्त है कि जब आपका दिल का अटैक चल रहा हो तो ECG बता देती है कि दिल का अटैक है। और जो पुराने दिल के अटैक हो चुके होते हैं लेकिन आपको नहीं पता चलता, शुगर के मरीजों को आमतौर पे दर्द नहीं होता, तो हम अक्सर कहते हैं कि एक अल्ट्रासाउंड करवा लें दिल का, जिसमें शुआएं भी नहीं होती, उसको हम कहते हैं एकोकार्डियोग्राफी। तो उससे पता चल जाता है कि दिल का पहले तो कोई अटैक नहीं हुआ है। तो ये एक अहम चीज़ है। तो CT कोरोनरी जो एंजियोग्राफी है वो आपका बेहतरीन टेस्ट है। बहुत सारे लोग जिनकी ECG नॉर्मल होती है लेकिन वो अपने शक को दूर करना चाहते हैं कि उनको कहीं दिल का अटैक तो नहीं हो जाएगा, तो उनको एक और टेस्ट होती है जिसको हम ETT कहते हैं, एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट के। वो एक ट्रेडमिल होती है, उस पर दौड़ते हैं, डॉक्टर उनका ब्लड प्रेशर भी चेक कर रहा होता है, ECG भी देख रहा होता है, बाकी चीज़ें भी। तो फिर ये पता चलता है कि कहीं छुपा हुआ कोई क्लॉट तो नहीं है। लोग साथ साथ ये भी पूछते हैं कि आजकल कुछ जो कंपनियां हैं उनकी घड़ियां आती हैं, उसके ऊपर ECG चल रही होती है, लेकिन कभी गौर करेंगे तो उन्होंने लिखा होता है कि आपके दिल के अटैक या एंजाइना को नहीं पकड़ सकती। ये सिर्फ आपके दिल के रिदम के बारे में है कि कोई आपके दिल की धड़कन बेतरतीब तो नहीं है, तो इसलिए घड़ियों का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। और एक दफ़ा जब आपको पता चल गया, CT कोरोनरी एंजियोग्राफी हुई और पता चल गया कि क्लॉट है, तो उसको आप रिवर्स करें। उसको आपने जो रिस्क फैक्टर की वजह से, वो आगे मैं जैसे कहा था कि जिक्र करूंगा, तो हुआ है, तो उसको रिवर्स करेंगे तो ये क्लॉट फिर कम होना शुरू हो जाता है। यानी ख़ास तौर पे देखें, अगर आप बहुत ज़्यादा गोश्त और दूध, अंडा, इन चीज़ों के आदी हैं तो इनको कम कर दें। इस सूरत में जब आपको पता चल चुका है आपके डॉक्टर के ज़रिए इस टेस्ट के बाद कि आपके अंदर क्लॉट बना हुआ है, तो एनिमल फूड्स जो हैं उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है तो उसको कम करें। इसी तरह से जो ट्राइग्लिसराइड होता है वो ऑयल्स के अंदर होता है बहुत ज़्यादा, ये जितने भी, क्योंकि ऑयल्स जो है ना वो उनके अंदर होता है, तो उसको भी कम करें, वो कम हो जाएगा। तो उस तरीके से आप क्या करेंगे कि अपना जो रिस्क है इसको कम कर सकते हैं। और जब हम ये बात करते हैं कि देखें, जो ट्राइग्लिसराइड है वो एक फ़ैट है कि जब आप ज़्यादा खाते हैं ये चीज़ें तो ये फैट आपके जिस्म में जो है चिकनाई ट्राइग्लिसराइड की शक्ल में जमा होनी शुरू हो जाती है। लोग कहते हैं कि घी भी तो 100% ट्राइग्लिसराइड है। इसी तरह कॉर्न ऑयल है या सनफ्लावर है, तो पुराने लोग भी तो खाते थे। तो भाई पुराने लोग जो हैं वो बड़ी मेहनत करते थे, वो इसको बर्न कर देते थे। आज की ज़िंदगी के जो रिस्क फैक्टर हैं वो बड़े खौफनाक और भयानक हैं, जिनका देखें, शुगर एक रिस्क फैक्टर है, हाई ब्लड प्रेशर रिस्क फैक्टर है, मोटापा रिस्क फैक्टर है, कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना रिस्क फैक्टर है, स्मोकिंग रिस्क फैक्टर है, शराब रिस्क फैक्टर है, बैठे रहना हर वक्त और एक्सरसाइज ना करना ये रिस्क फैक्टर है, तो फैमिली हिस्ट्री रिस्क फैक्टर है, मेल होना एक रिस्क फैक्टर है। यानी कुछ रिस्क फैक्टर हैं जिनको आपको लाजमी कम करना पड़ेगा। और उनमें से ये जो एनिमल फूड्स होते हैं वो उन लोगों को समझना चाहिए कि भाई पुराने दौर में लोग काम करते थे तो ट्राइग्लिसराइड इस्तेमाल में आ जाता था, लेकिन अभी जो है ये हालात नहीं है। ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल ख़तरनाक चीज़ है उस सूरत में जब आपके CT कोरोनरी एंजियोग्राफी पे आपको मिल चुका है कि क्लॉट है। लोगों को सवाल होता है कि अगर किसी में रिस्क फैक्टर है तो क्या फ़र्क पड़ता है। देखें, अगर किसी को 80 साल की उम्र में जाके दिल का अटैक होना था या 70 साल की, तो उसको 50 साल की उम्र में दिल का अटैक हो जाएगा अगर वो अपने रिस्क फैक्टर को कम नहीं करता है। रिस्क फैक्टर को कम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये पता चल गया है कि आपका ये इशू है या आपकी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, देखें बाज़ लोगों में जेनेटिकली, जीनियाती तौर पे कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बनता है, उनके जिगर के अंदर डबल बनता है, तो उनको डॉक्टर फिर दवाइयाँ शुरू करवाते हैं कोलेस्ट्रॉल को कम करने की। अगर आप प्रोटीन चाहते हैं तो आप दालें ज़्यादा खाएँ, आप सीरियल्स जो है गंदम की बनी हुई चीज़ें ज़्यादा खाएंगे तो उसके अंदर भी प्रोटीन होती है, लेकिन आपने दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें कम खाएं, अंडा कम खाएं, गोश्त कम खाएं। अगर आपको ये प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मैंने बता दिया कि CT कोरोनरी एंजियोग्राफी पे आ गया, आप एक्सरसाइज करें, वॉक करें, शुगर कंट्रोल बेहतर करें, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल बेहतर करें, और सिगरेट पीते हैं तो छोड़ दें। और इसी तरह से आपने जो फल और सब्जियाँ वो ज़्यादा खानी है, तो स्ट्रेस कम से कम लेना है। क्योंकि अगर आप CT कोरोनरी एंजियोग्राफी नहीं करवाते तो दूसरा ऑप्शन होता है कन्वेंशनल कोरोनरी एंजियोग्राफी के, जिसमें कैथेटर डालते हैं खून की नाली में, वो जाता है दिल के पास, वहाँ पे जाके वही टीका लगाते हैं कंट्रास्ट का और फिर एक्सरे लेते हैं। फ़र्क सिर्फ उस कैथेटर का है, उसमें भी गुर्दे का हमने ख्याल रखना है कि गुर्दा ख़राब तो नहीं है, तो नहीं हो सकता फिर ये टेस्ट। अगर करना मजबूरी है तो फिर मरीज़ को बता देते हैं कि आपको डायलिसिस की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये कुछ बुनियादी से हक़ाइक़ थे, मैंने कहा कि आपको बता दूं कि दिल का अटैक क्या होता है और कैसे उससे बचा जा सकता है। वैसे तो ये चैनल भी आप सब्सक्राइब करें, लेकिन मेरा मेन चैनल है डॉक्टर अफजल क्रिटिकल केयर मेडिसिन, जहाँ पर रोज़ाना की बुनियादों पर वीडियोज़ मैं डालता हूँ, तो वो ज़रूर आप उसको विजिट करें और सब्सक्राइब करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।